आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। क्या आपने ट्रेन में सफ़र किया है? करते ही होंगे, बड़ी सामान्य सी बात है। सफ़र तो हर कोई करता है, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप रात के 3 बजे जाग रहे हो, अचानक कोई खून से सना हुआ हाथ आए और आपके गले दबाए। आप जब मदद के लिए भागें तब पूरी ट्रेन आपको खाली मिले, या कभी रात को आप वॉशरूम जाएं और बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाए और खिड़की के रास्ते कोई खूनी साया आपका गला दबाए। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पास कोई बैठा है? अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? ट्रेन नंबर 184120। सफ़र बड़ा लंबा है, कहते हुए अपनी पीठ पर बैग लादे हुए अमन ट्रेन में चढ़ जाता है और वो अपने टिकट में लिखे बर्थ में अपना सामान रख देता है और खुद भी वहीं बैठ जाता है। अमन अपनी नज़र इधर उधर घुमाता है और अपने कंधों को उचकते हुए खुद से ही बोलता है, क्या बात है, इतनी बड़ी बोगी में सिर्फ 25-30 लोग ही। और वो अपना मोबाइल निकालकर किसी से बात करने लगता है। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। तभी अमन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अचानक किसी का हाथ पड़ने से अमन थोड़ा घबरा गया और वो उस आदमी को देखने लगा। वो आदमी के हाथ में खाने का पैकेट था। अमन को ऐसे देखने से वो बोला, आपका खाना। अमन ने खाना लेते हुए उसे थैंक यू कहा और उसे पैसे दिए और वो आदमी चला गया। अमन अपनी सीट पर खाना रखकर वॉशरूम चले जाता है। वो वहाँ से फ्रेश होकर वापस अपनी सीट पर आ जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद अमन अपना बिस्तर लगा लेता है और वो लेट जाता है। क्योंकि अमन को सफ़र में नींद नहीं आती थी, इसलिए उसने तय किया था कि वो पूरी रात गेम और मूवी देखकर ही काटेगा। इसलिए वो लेट जाता है और गेम खेलने लगता है। गेम खेलते खेलते समय कब गुजरता है अमन को पता ही नहीं चलता। रात के 10 बज चुके थे। ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है और उस स्टेशन में से एक आदमी चढ़ता है जो अमन के सीट के सामने जाकर बैठ जाता है और वो अमन को देखकर कहता है, बेटा पानी मिलेगा क्या? मैं रखना भूल गया। अमन उसकी तरफ अपने पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहता है, ये रख लीजिए चाचा, आपको आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो आदमी अमन को थैंक यू बोलता है और पानी पीकर वो बाहर की तरफ देखने लगता है। कुछ ही देर में वो फिर अमन से बोलता है, कहाँ जा रहे हो बेटा? अमन मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरा सफ़र थोड़ा लंबा है चाचा, मणिपुर के लिए निकला हूँ। अमन की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मतलब कल सुबह तुम मणिपुर पहुँचोगे और आज रात तुम्हारा सफ़र इसी ट्रेन में है? अमन उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और वापस से मोबाइल में बिजी हो जाता है। करीब रात के 11 बजे वो आदमी एक स्टेशन पर उतर जाता है और अमन का दिया हुआ पानी का बोतल अपने साथ ले जाता है। जाते जाते वो अमन को बोलता है, बेटा रात के 11 बज रहे हैं, इस तरह सफ़र में जागना ठीक नहीं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि ये ट्रेन रुद्रपुर होकर जाएगी करीब 2-3 बजे के बीच, और आज अमावस की काली रात है। आज के दिन खूनी चुड़ैल, जिसका कटा हुआ खून से सना हाथ नौजवानों के शिकार करती है। इसलिए देर रात तक जागना नहीं, अपना चादर ओढ़कर सो जाओ और भूल से भी 2-3 बजे के आसपास उठना मत। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अमन उस आदमी की बात को मजाक में लेता है और हंस देता है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है, पता नहीं कब ये लोग अंधविश्वास से बाहर आएंगे। क्या होता है ये भूत चुड़ैल, मुझे तो समझ में नहीं आता। आज मुलाकात करने का मौका मिला है तो ज़रा देखूं मैं भी ये सब क्या चीज़ है।
और वो अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। समय कब निकलता है अमन को पता ही नहीं चलता। जब ट्रेन एक झटके से रुकती है तब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। रात के 3 बज रहे थे। अमन ने सोचा कि अब थोड़ा सोया जाए और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। अमन वॉशरूम के गेट को खोलने के लिए धकेलता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अमन ने वहीं खड़े होकर दरवाजे के खुलने का इंतज़ार किया, लेकिन 10 मिनट तक भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई बाहर आया। अमन ने इस बार दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया। अमन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि उसकी पलकें नींद की झपकी होंगी और कोई बाहर चले गया होगा और वो वॉशरूम के अंदर चला गया। अमन ने जैसे ही वॉश बेसिन के नल को खोला, पानी लाल रंग का आने लगा। लाल रंग का पानी देखकर अमन घबरा गया। अजीब अजीब सी आवाज़ों ने अमन को पहले ही डरा दिया था। अमन को समझते देर नहीं लगी कि वो पानी नहीं खून है और वो ज़ोर से चीख पड़ा। अमन को अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत घबरा गया और वॉशरूम से निकलकर अपनी सीट की तरफ भागा। अमन ने देखा कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। वो जैसे ही ट्रेन से उतरने के लिए गेट की तरफ गया, ट्रेन की गेट फट से बंद हो गई और ट्रेन रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। अमन ने किसी से मदद मांगने की सोची, लेकिन पूरी बोगी खाली थी। अमन हैरान था, क्योंकि जब वो ट्रेन में चढ़ा था तब 25-30 लोग थे। तो फिर अब कहाँ गए? अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक खिड़की एकदम तेजी से खुली और उसमें से एक खून से सना हुआ हाथ अमन की तरफ बढ़ता है। अमन खुद को बचाने के लिए चीखने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वहाँ कोई भी नहीं था तो अमन की आवाज़ सुन सके। खून से सना हुआ हाथ अमन की गर्दन को पकड़ लेता है। अमन खुद को बचाने के लिए बहुत फड़फड़ाता है, लेकिन वो खुद को उस खूनी चुड़ैल से नहीं छुड़ा पाता। वो खूनी चुड़ैल अमन के सिर को उसके शरीर से अलग कर देती है और उसके कटे हुए सर से बहता खून पी लेती है। कटे हुए सर के साथ वो चुड़ैल कुछ ही सेकंड्स में वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ कुछ बचता है तो सिर्फ अमन का कटा हुआ शरीर, जो अब पूरी तरह से खून से सना हुआ था। सब एकदम शांत था उस ट्रेन में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह 5 बजे जब ट्रेन मणिपुर स्टेशन पहुंचती है, तब एक साफ सफाई कर्मचारी रेलवे पुलिस को इस घटना की जानकारी देते हैं। रेलवे पुलिस लाश को देखकर ही समझ जाते हैं कि यह उस खूनी चुड़ैल ने ही किया है और वो पेपर पर इश्तिहार दे देते हैं। अगले दिन पेपर में छपता है कि एक और नौजवान को खूनी चुड़ैल ने बनाया अपना शिकार। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। काली रात का घनघोर अंधेरा, जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाजें वहां पर पसरे हुए सन्नाटे को चीरती जा रही थी। सुनसान सड़क, सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और जानवरों के शोर के बीच सरपट दौड़ी जा रही एक कार। कार अचानक से रुक जाती है। तभी आवाज गूंजती है, रुद्र, रुद्र यार बताना क्या हुआ। हाँ यार देख जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आवाज थी रुद्र के दोस्त दीपांजलि और रोहित की। तभी रुद्र बोलता है, पता नहीं यार, इस कार को भी अभी खराब होना था। कार तो देखो भाई, अब कल सुबह मैकेनिक लाकर ही सुधरवानी पड़ेगी। ये सुनकर रोहित और दीपांजलि और ज्यादा डर जाते हैं। तब तक रुद्र भी कार में आकर बैठ जाता है। रोहित कहता है, चलो हम कहीं बाहर देखते हैं, अगर कुछ इंतजाम हो जाता है तो। तभी रुद्र बोलता है, यहाँ जंगल में कहाँ कुछ मिलेगा,
तभी दीपांजलि बोलती है, वो वहाँ मुझे कोई रोशनी दिखाई दे रही है, शायद कोई घर हो वहाँ जो हमारी मदद कर सके। तीनों कार से उतरकर उस सुनसान सड़क पर भयावह रात में चल रहे थे। तभी दीपांजलि को लगा जैसे कोई वहां से गुजर कर कहीं सियारों की हुआ में खो गया हो, तो कहीं जंगली कुत्तों के भयानक आवाज भी। वो तीनों डरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जब तीनों वहां पहुंचते हैं तो वो चीख पड़ते हैं। दीपांजलि बोलती है कि हमें वापस अपनी कार में चले जाना चाहिए। रोहित भी दीपांजलि की बात का समर्थन करते हुए वापस चलने को कहता है। तभी रुद्र बोलता है, अगर हम लौट गए तो शायद कार तक पहुंचने से पहले ही कोई जंगली जानवर पास आ जाए। इससे ज़्यादा ठीक यही होगा कि हम सुबह होने तक यहीं इंतज़ार करें। जहां वो पहुंचे थे वो एक भयानक सा दिखने वाला जर्जर बंगला था, जो जगह जगह जाले लगे होने के कारण और चमगादड़ बिल्ली आदि के आवाज़ों से गूंजता हुआ पूरा बंगला और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। तीनों जैसे तैसे बंगले के अंदर जाते हैं। बंगला अंदर से थोड़ा ठीक था, चीजें अच्छे से रखी हुई थी। तभी रुद्र बोलता है कि तुम दोनों खामखा डर रहे थे, ये तो अच्छा ही है। इन सब के बाद वो तीनों हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। तब रोहित और दीपांजलि जोर जोर से चीखने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने पानी की जगह नल से खून आता है। उस बंगले में ऐसा कोई भी नहीं होता जो उनकी चीखें सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है और वो हंस रहा होता है। उनकी चीखों के साथ बंगले में एक भयानक हंसी गूंज उठी, जिसे सुनकर वो बंगला भी थरथरा उठा। अचानक सब शांत हो जाता है। दूसरी तरफ से रुद्र दौड़ते हुए दोनों के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे चीख क्यों रहे हो? तब दीपांजलि कांपते हुए उसे उस ओर इशारा कर देती है। रुद्र उस ओर देखता है तो वहां से पानी ही आता दिखता है। वो दोनों की तरफ मुड़कर बोलता है, यार क्या नाटक लगा रखा है, पानी ही तो है, खून कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रुद्र की बात सुनकर दीपांजलि और रोहित वापस से उस ओर देखते हैं तो वो चौंक कर कहते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, सच में वहां से खून ही आ रहा था। तभी रुद्र कहता है, यह सब तुम्हारे मन का वहम हो सकता है, चलो खाने का इंतजाम हो गया है, जल्दी आओ। अभी ये हुआ ही था कि बंगले में फिर से भयानक हंसी गूंजने लगती है। चमगादड़ों की आवाज, उल्लू का रोना, कुत्तों के भौं भौं, सियारों की हुआ की आवाजें काली रात को और भी भयावह बना रही थी। अगले दिन अखबार में छपता है कि उस भूतिया बंगले में एक लड़का और एक लड़की की लाश पूरी तरह से विभस्त मिली है, जैसे उन्हें किसी जंगली कुत्तों ने बुरी तरह से नोच कर खाया हो। बिल्कुल बुरी तरह से कटी फटी लाशें, उनके चारों तरफ तितर बितर मांस के टुकड़े, यहाँ वहाँ पड़ी खून की बूंदें उस रात से भी ज्यादा भयावह थी। ये सब गवाही दे रहा था कि उस काली रात उस भूतिया बंगले में कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। और उसी जंगल की एक सुनसान सड़क पर रुद्र का घायल मृत शरीर भी मिला है। फिर कुछ समय बाद तक कोई भी सबूत ना मिल पाने के कारण ये बात यहीं खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ ये पहली खबर पढ़कर एक बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कुछ बुदबुदा रहा होता है कि ले लिया अपना बदला। एक दादा पोते की जिद करने पर वो भयावह अफसाना सुनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे वो अभी तक अनजान था। बात करीबन 25 साल पुराने की है, जब गांव के करता धरता बड़े आदमी ही हुआ करते थे, जैसे ठाकुर, जमींदार आदि ऐसे लोग। उस गांव के पास एक जंगल था। हम भी उसी गांव के रहवासी थे। हमारे गांव के एक ठाकुर हुआ करते थे, ठाकुर राम सिंह। वो बहुत दुराचारी था, लेकिन गांव वालों की मजबूरी थी कि कभी रुपयों की जरूरत पड़ती तो उसी का मुंह देखना पड़ता था। गरीबी में जैसे तैसे दिन कट रहे थे कि एक दिन तू अचानक बहुत बीमार हो गया। तू तेरे माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो वो दोनों तुझे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि तेरे बुखार का कोई वैद्य हकीम की दवा का असर नहीं हो रहा है,
तो तेरा बाप तुझे गांव से दूर बसे शहर के एक अस्पताल ले गया। वहां से पता चला कि तुझे कोई बड़ी बीमारी है जो लगभग 50,000 रुपयों से ठीक होती। उस जमाने में 50,000 जैसी रकम हम गरीबों के लिए बहुत बड़ी होती थी। ऐसे में ठाकुरों के पास ही इतनी बड़ी रकम मिलती थी। तेरे बापू ने तुझे बचाने के लिए गांव के ठाकुर राम सिंह से 50,000 कर्ज के तौर पर ले लिए। राम सिंह ने तेरे बापू को कर्ज दे तो दिया, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा ब्याज मांगा। फिर तेरे बापू ने तुझे बचाने के खातिर कर्ज ले लिया। ऐसे ही तेरा बापू उस ठाकुर का ब्याज भरने लगा, लेकिन एक बार तेरे बापू से ब्याज देने में चूक हो गई, क्योंकि उस समय तेरी माँ बीमार हो गई। ब्याज के पैसे माँ के इलाज में लगने के कारण वो पैसे नहीं दे पाया। उसके बाद आर्थिक स्थिति और बिगड़ती चली गई, जिस वजह से तेरा बापू राम सिंह को कई दफा ब्याज नहीं दे सका। एक दिन राम सिंह ने अपने आदमी तेरे माँ बाप को लेकर जंगल में बने राम सिंह के बंगले पर ले गए, और जैसा गांव के आदमियों ने बताया कि राम सिंह ने तेरे बापू की और तेरे माँ की बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि उसने राम सिंह को उसका पैसा नहीं दिया था। राम सिंह ने तेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया और फिर उन दोनों को जंगली कुत्तों का भेंट चढ़ा दिया। उस दिन मैं तुझे लेकर जंगल के दूसरी तरफ गया था, जिसके कारण हम दोनों बच गए। गांव के एक आदमी से मुझे ये सब पता चलने पर मैं तुझे वहां से दूर शहर ले आया और यहीं मजदूरी करके तुझे बड़ा किया, पाला। राम सिंह के ऐसा करने पर बाकी गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए और धीरे धीरे कर शहर की तरफ पलायन करने लगे। कुछ ही साल में गांव वीरान हो गया। उसके बाद ठाकुर राम सिंह की भी दुर्गति होने लगी। उस बंगले में तेरे माँ बाप की आत्मा भटकने लगी थी। उन दोनों की वजह से एक दिन राम सिंह आवेश में अपनी और अपनी ठाकुराइन की जान ले बैठा। उन दोनों के मरने के बाद राम सिंह का पूरा परिवार, मतलब उसके 2 बच्चे, यहाँ शहर में आकर बस गए। लेकिन वो दोनों भी एक भयानक दुर्घटना में अपनी पत्नियों के साथ काल के ग्रास बन गए। उन दोनों के 2 बच्चे थे। मुझे उनके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता चल पाया। एक लड़की दीपांजलि और एक लड़का रोहित। तेरी माँ बाप को मुक्ति तभी मिलेगी जब ये दोनों की भयानक मौत हो पाएगी। इन दोनों का नाम सुनकर रुद्र चौंक जाता है, क्योंकि ये दोनों नाम उसके कॉलेज के दोस्त के भी थे। रुद्र अपने दादा से उस गांव का नाम पूछता है और दीपांजलि और रोहित के माँ बाप से भी उनका नाम पूछता है। दादा से ये सब जानकर रुद्र को विश्वास हो जाता है कि दीपांजलि और रोहित उसके दोस्त नहीं, वो दोनों राम सिंह के पोता और पोती हैं। उसी समय रुद्र गुस्से से बाहर निकल जाता है, इस प्रतिज्ञा के साथ कि वो दोनों को भयानक मौत देगा। लेकिन भविष्य के गर्भ में कुछ और ही लिखा था। रुद्र का एक सुनसान सड़क पर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी वाला भी वहां अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। लेकिन रुद्र की आत्मा को मुक्ति नहीं हो पाई और वो अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए रोहित और दीपांजलि के पास गया और उन दोनों को आउटिंग पर जाने के लिए मनाया और उनके साथ उसी जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा। दूसरी तरफ रुद्र के दादाजी रुद्र के वापस नहीं आने के कारण परेशान तो थे, लेकिन शायद नियति को मंजूर कर लिया, इसलिए उन्होंने रुद्र के गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।